अस्सलाम वालेकुम। हमने लंग पैथोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट उसके सब मेजर टॉपिक्स सारे हमने कंप्लीट कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो हमारे रहते हैं वो माइनर टॉपिक्स में से कुछ हैं। और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में से आपका जो यूक्यू आया हुआ है ना, वो सिर्फ इडियोपैथिक जो लंग डिजीज़ है ना, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसमें से यूक्यू आया हुआ है बस। इसके अलावा कोई यूक्यू नहीं आया हुआ, ठीक है। सो इसमें जो आपने लंग डिजीज़ पढ़नी है ना, वो जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए हैं या वाइवा के लिए हो गया, या हमारे पास माइनर टॉपिक है ना, तो इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए कवर कर लेना है। मेजर चीज़ें मैं आपको बता दूँगी जो एमसीक्यूज़ के लिए आती हैं, बाकी आपने रीड कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास इंटरस्टिशियल जो है ना लंग डिजीज़, उनका दूसरा नाम होता है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ या इन्फिल्ट्रेटिव लंग डिजीज़, ठीक है। अभी क्रोनिक होती हैं, इंटरस्टिशियल होती हैं। मीन्स दैट कि इसमें जो मोस्टली हमारे पास इन्वॉल्व होता है ना लंग का पार्ट, वो उसका इंटरस्टिशियम होता है। इंटरस्टिशियम क्या होता है आपको पता है? एल्वुलाई होता है यहाँ पे आपका, और आगे जो है आपकी ब्लड वेसल होती है, और ये एल्वुलाई से जो है ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल होता है। अब इंटरस्टिशियम कहाँ पे होता है? इंटरस्टिशियम आपका ये यहाँ पे पड़ा होता है सारा, ये जो हमारे पास एल्वुलर एपिथेलियम और एंडोथेलियम होती है ना, इसके दरमियान में ये सारी जगह है ना, ये सारी इंटरस्टिशियम है। तो ये जो हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है ना, इसमें है एक्चुअली हमारी इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व होती है। और इंटरस्टिशियम में आपको पता है हमारे फाइब्रोब्लास्ट पड़े होते हैं, ठीक है। और फाइब्रोब्लास्ट पड़े होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि नॉर्मली ये फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ना, ये ऐसे ही पड़े होते हैं, या हमारे पास जो थोड़े से होते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे डिजीज़ेस चल रही होती है ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं वहाँ पे, और वो क्या करते हैं कि वो फाइब्रोब्लास्ट को ज़्यादा कर देते हैं। मतलब जो नॉर्मल हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब जब फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका काम क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोसिस करवाते हैं, कोलेजन की डिपोजिशन करवाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन करवाते हैं। अब खुद सोचें कि हमारे पास अगर ये फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा हो जाएँ ये किसी भी लंग डिजीज़ के अंदर, और वो हमारी फाइब्रोसिस स्टार्ट कर दें और सारे इंटरस्टिशियम को फाइब्रोसिस से भर दें, हमारे एल्वुलाई को फाइब्रोसिस से भर दें, कोलेजन से भर दें, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास अल्टीमेटली जब सारे एल्वुलाई इन्वॉल्व हो जाएंगे, सारा लंग जो है वो फाइब्रोसिस से भर जाएगा, उसका इंटरस्टिशियम फाइब्रोसिस से भर जाएगा, तो क्या हाल होगा उस लंग का? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होते हैं उनमें हमारे पास लंग का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लंग का साइज़ अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल आपका जो लंग था, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल आपका जो है नॉर्मल लंग अगर जो है इस साइज़ का था, ठीक है, इस साइज़ का था, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होगा? वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका साइज़, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो क्या होगा? हमारे पास अंदर की एयर बाहर नहीं निकलेगी, ठीक हो गया। अब जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती है ना, उनमें फाइब्रोसिस हो जाती है, और फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है? हमारा जो लंग होता है ना वो छुटकू सा हो जाता है, ठीक है। फाइब्रोसिस कंट्रैक्शन करवाती है ना, मायोफाइब्रोब्लास्ट वगैरह, वो कंट्रैक्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से लंग क्या होता है? छोटा सा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन्हेलेशन में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि बाहर वाली एयर अंदर नहीं आ सकती, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अंदर तो सारी फाइब्रोसिस हो गई हुई है। अब कहाँ पे हमारी जो है वो आए, कोई आ सकती है अंदर एयर? नहीं आ सकती, ठीक हो गया। तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक्चुअली हमारे पास ये वाली डिजीज़ होती है जिनमें लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है। ओके हो गया। उसके बाद हमने एक रेशो पढ़ी थी FeV1 और ओवर FeC, वो मैंने आपको बता दिया था कि जो यहाँ पे होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो पहले सेकंड में एयर बाहर आनी होती है, एक्सपायर होनी होती है, वो तो आ जाती है, ठीक है, वो तो आ जाती है, लेकिन जो बाकी एयर है, क्योंकि वो फाइब्रोसिस की वजह से अटक गई है, या हमने इतना इनहेल ही नहीं कर पाए, इतनी इन्हेलेशन ही नहीं हो रही कि अंदर कोई एयर आए, कोई ट्रैप हो, कोई एयर हो, जिसकी वजह से नीचे वाली रेशो जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। ऊपर वाली जब इंक्रीज़ होती है, नीचे वाली जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से ये वाली जो रेशो ओवरऑल होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया। ये तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। तो अगर क्रोनिक जो हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है ना, ये हमारे पास हेटेरोजेनस ग्रुप होता है, जिसमें हमारे पास मोस्टली क्या होता है? बायलेटरल, ठीक है। मीन्स दैट हमारी जो दोनों लंग्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, पैची फॉर्म में होंगे, और हमारे पास क्या होगा कि कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होगी। टिपिकली जो हमारे पास पेरिफेरल जो हमारे पास होता है, इंटरस्टिशियम जो होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है। ये हो गया। उसके बाद अब वो बता रहे हैं कि पल्मोनरी इंटरस्टिशियम होता क्या है, कि हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एंडोथेलियम और एपिथेलियल सेल्स की, वहाँ पे होता है। ये बता रहे हैं वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट पड़े होते हैं। आपको पता है इंटरस्टिशियम में ये चीज़ें पड़ी होती हैं। कुछ मास्ट सेल्स पड़े होते हैं, कुछ हमारे पास मोनोन्यूक्लियर सेल्स पड़े होते हैं। तो ये इन्होंने बताया हुआ दरअसल कि इंटरस्टिशियम में पड़ा क्या क्या होता है। तो अब जब हमारे पास इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये आएगा। हॉलमार्क फीचर क्या होता है कि रिड्यूस कंप्लाइंस हो जाती है,
ठीक है। मोर प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द लंग्स बिकॉज दे आर स्टिफ, ठीक है। फाइब्रोसिस की वजह से लंग्स इतने सख्त हो जाते हैं, नॉर्मली आपको पता है स्पॉन्जी से होते हैं मज़े मज़े के, लेकिन अभी फाइब्रोसिस की वजह से इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं फाइब्रोसिस की वजह से कि अब बाहर वाली एयर अंदर ही नहीं आ सकती, ठीक है। मोर प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द लंग्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो बता रहे हैं कि हमारे पास डिज़निया होगा, पेशेंट को ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंदर एयर ही नहीं जा रही बेचारे लंग के अंदर, ठीक है। तो बहुत मसले की बात होती है ये। उसके बाद वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो है हाइपोक्सिया हो जाता है इसमें, और हमारे पास चेस्ट रेडियोग्राफ जब हम इन लोगों को करवाते हैं तो हमें ग्राउंड ग्लास शेडोज़ मिलते हैं। इसकी मैं अभी पिक्चर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब हमारी लंग्स ख़राब हो जाते हैं तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, और उसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर, जिसको हम कॉर्ड पल्मोनल होता है, वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं इसमें हमारे पास स्कारिंग होती है, और हमारे पास जब पूरा हमारे पास ग्रॉस डिस्ट्रक्शन हो जाती है लंग की, के पूरा का पूरा लंग हमारा जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी फाइब्रोसिस की वजह से, तो एंड स्टेज हनीकॉम्ब अबेरेंस आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी देखिए इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में क्या हो रहा है हमारे पास, कि टिश्यू इंजरी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जब भी हमारे पास कोई ऐसा मसला होगा तो एल्वुलर मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और वो क्या करवाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट को वहाँ पे माइग्रेशन करवाएंगे और प्रोलिफरेशन करवाएंगे फाइब्रोब्लास्ट की। आपको नज़र आ रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे ये जमा होना शुरू हो जाते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट भी आ जाते हैं, जो कंट्रैक्शन करवाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आगे होते हैं सारे एल्वुलाई के अंदर। और फिर ये देखिए ये हाल होता है हमारा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन हो जाती है पूरे एल्वुलाई में, और फाइब्रोटिक डिस्ट्रक्शन हो जाती है पूरे के पूरे हमारे लंग आर्किटेक्चर की, जिसकी वजह से लंग स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। लंग जो है वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन की वजह से, ईसीएम डिपोजिशन, कोलेजन एक्युमुलेशन की वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाती शुरू हो जाती है, और हमारी जो एल्वुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्टिफ़ हो जाती हैं, और इन्हेलेशन नहीं हो सकती, एक्सपैंड नहीं कर सकती हैं वो। अब ये बात है, दरअसल हमारे जो कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि उनके सीटी स्कैन करवाने पे या एक्स-रे करवाने पे हमें ग्राउंड ग्लास जो है अपीयरेंस मिलती है। ग्राउंड ग्लास क्या होता है? ये एक्चुअली हमारे पास ग्राउंड ग्लास होता है, ठीक है। जब इस तरह की अपीयरेंस हमारे लंग में आएगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, यहाँ पे फाइब्रोसिस हुई हुई है। तो ये हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स में ये हमें चीज़ मिलती है। ये देखिए ऐसे लग रहा है ना कोई ग्लास पड़ा हुआ है यहाँ पे। बाकी सारा नॉर्मल लंग है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ग्लास अपीयरेंस है कि बाकी देखिए सारा नॉर्मल लंग है। ठीक हो गया। ये देखें आपके पास कि इस तरह से आपको नॉर्मल लंग नज़र आ रहा है, एक तरफ बिल्कुल नॉर्मल लंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़, जैसे ग्लास होता है ना वैसे हमें ओपेसिटीज़ नज़र आती हैं। और जब ये पूरा लंग इन्वॉल्व हो जाता है तो ग्रॉस अपीयरेंस में हमें हनीकॉम्ब अपीयरेंस मिलती है। उसके बाद ये जो आपका टेबल है ना, इसमें दरअसल आपको बताया हुआ है कि जो क्रोनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है उनकी कौन सी टाइप्स होती हैं। तो क्लासीफाई हमें करना होता है, फाइब्रोजिंग होती हैं, ग्रैनुलोमैटस होती हैं, इओसिनोफिलिक होती हैं, और स्मोकिंग रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फाइब्रोजिंग में क्या होगा, फाइब्रोसिस हमें नज़र आएगी ज़्यादा से। ग्रैनुलोमाटस में क्या होगा, हमें ग्रैनुलोमाज नज़र आएंगे। ग्रैनुलोमाज क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास दरमियान में वो चीज़ें होती हैं जिनके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई होती है। उसके इर्द गिर्द हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, जॉइंट सेल्स होते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं, और बिल्कुल बाहर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक हो गया। तो ग्रैनुलोमैटस हो सकती है हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, या इओसिनोफिलिक हो सकती है। इओसिनोफिलिक होती है, मीन्स दैट इसमें आपके पास इओसिनोफिल्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और स्मोकिंग रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये इसकी 4 क्लासिफिकेशन है, जिसमें से हमने जो करनी है वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ठीक है, और न्यूमोकोनियोसिस हमने करनी है। बाकी ये जो है नॉन स्पेसिफिक है, क्रिप्टोजेनिक है, एसोसिएटेड विद कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़ और ड्रग्स एंड रेडिएशन की वजह से जो फाइब्रोसिस हो जाती है, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्रैनुलोमाटस में हमने जो डिस्कस करनी है दैट इज़ द सार्कोइडोसिस, ठीक हो गया। बाकी इसकी ग्रैनुलोमाटस में हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया भी होता है, जिसमें ग्रैनुलोमास बन जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। इसके अलावा जो है इओसिनोफिलिक में जो हमने डिस्कस करने हैं वो लॉफलर सिंड्रोम है, ठीक हो गया। और इसके अलावा इडियोपैथिक क्रोनिक इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया, ये हम इओसिनोफिलिक में देखेंगे। स्मोकिंग रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने मार्क किए हैं यही हमने पढ़ने हैं। बस आपको ये मेजर क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोजिंग हो सकता है, ग्रैनुलोमैटस हो सकता है, इओसिनोफिलिक हो सकता है, या स्मोकिंग रिलेटेड हो सकता है। ओके हो गया। उसके बाद जी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फाइब्रोजिंग डिजीज़, और ये मैंने आपको बताया इसका यूक्यू आया हुआ है आपके पास, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। अब इडियोपैथिक मीन्स के आपको कॉज का नहीं पता, पल्मोनरी मीन्स के लंग के अंदर क्या हुआ, फाइब्रोसिस, लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या वजह हो गई कि फाइब्रोसिस हो गई। तो इसका दूसरा नाम होता है क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वुलाइटिस, ठीक है, जो कि हमारे पास पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है जिसका हमें कॉज नहीं पता होता। ओके हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, पैची होती है, ठीक है। मैं अभी दिखाती हूँ कैसे नज़र आती है। पैची होती है और प्रोग्रेसिव बायलेटरल इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है, मीन्स दैट के दोनों लंग्स के अंदर हमारे पास इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, लेकिन पैचेस की फॉर्म में होगी, ठीक हो गया। उसके बाद वो बता रहे हैं कि हमें जो हाइपोक्सीमिया मिलता है, साइनोसिस हो जाती है, मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं,
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास में ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो 60 ईयर से ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हिस्टोलॉजी में हमें जो है वो फाइब्रोसिस मिलती है, ठीक है। यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ IPF। इसका जो यूक्यू है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस आपने बतानी होती है। तो पैथोजेनेसिस इसकी जो है ना बहुत ईजी है। उसमें आपने ये डायग्राम कर लेनी है जिससे आपको जो है ना आ जाएगा। वो कहते हैं फ्लो चार्ट बना दे, फ्लो चार्ट बनाने का वो कहते हैं, तो आपने ये बनाना होता है। अच्छा होता क्या है ये देखिए आपको नज़र आ रही है ये वाली एक्चुअली हमारी एल्वेओलर एपिथेलियम है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, होता क्या है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है या ऑक्यूपेशनल कोई एक्सपोजर है या इरिटेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो साथ में जो है उसकी एज भी ज़्यादा है, उसको जेनेटिक्स में भी जेनेटिक्स हिस्ट्री भी है कि उसकी जो टीलोमेरेज़ है उसमें म्यूटेशन है, या सरफेक्टेंट जो होता है उसमें म्यूटेशन होती है, या MUC5B वेरिएंट है। मींस दैट उसमें ना हमारे पास म्यूसिन जो प्रोडक्शन होनी होती है ना नॉर्मली हमारे लंग्स के अंदर, वो एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें स्मोकिंग है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, इरिटेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वायरल इन्फेक्शन है, ये सारे मिल के, और पेशेंट की एज ज़्यादा हो और साथ में उसकी जेनेटिक्स में भी प्रॉब्लम हो कि उसको टेलोमेरेज़ की म्यूटेशंस हैं, सरफेक्टेंट की म्यूटेशंस हैं, और MUC5B की वेरिएंट है वो। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए याद करवा रही हूँ कि ये आपने पैथोजेनेसिस में इसी तरह लिखना है, ठीक हो गया। अब ये सारी जब चीज़ें मिल जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एपिथेलियल इंजरी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, ठीक हो गया। कि जेनेटिक्स भी थी, उसकी एज भी थी, और ये जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स हैं उसकी वजह से होता गया, और एपिथेलियल इंजरी जो है वो परसिस्टेंट रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इनेट और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे न्यूट्रोफिल्स, हमारे मैक्रोफेजेस, हमारे T लिम्फोसाइट्स CD4 पॉजिटिव जो होते हैं वो आ जाते हैं, और वो क्या करवाते हैं, वो हमारे प्रो फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स रिलीज़ करवाते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो हमारी फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करवाते हैं। ये आपको फाइब्रोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट में एक्टिवेट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, और आपको पता है कि फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, ECM की डिपोजिशन करवाते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, ठीक है, इन सब की। तो जब वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये हमारे पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की पूरी पैथोजेनेसिस है। अब इसका कॉज क्या है वो हमें नहीं पता, बस यही हम कह सकते हैं कि जी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एज और जेनेटिक्स मिल के पेशेंट की जो है वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाने में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअली हमारे पास जो है पैथोजेनेसिस है जिसमें रिपीटेड इंजरी होती रहती है, और हमारी जो डिफेक्टिव रिपेयर होता है एल्वोलर एपिथेलियम का, ठीक है, और जेनेटिकली प्री डिस्पोज इंडिविजुअल होता है कि इंजरी होती जाएगी और रिपेयर होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये वाली पैथोजेनेसिस हो जाएगी। फिर हम इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस में आपको क्या नज़र आएगा, लंग के ऊपर आपको कॉबल स्टोन्ड लंग नज़र आएगा, कॉबल स्टोन, ठीक है। कॉबल स्टोन आपको पता है ना, ऐसे पत्थर पड़े होते हैं और उनके दरमियान में ऐसे स्पेसेस होती हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें आपको लंग में नज़र आ रहा है, ये इस तरह से गोले गोले बने हुए हैं और दरमियान में एरियाज जो है इस तरह से, ये फाइब्रोसिस की वजह से होता है, ठीक है। प्लूरल सर्फेस ऑफ द लंग आर कॉबल स्टोन, ये ग्रॉस में हो गया। उसके बाद आपको ग्रॉस में जो है रबड़ी वाइट एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस मिलते हैं, ठीक है, वाइट एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस मिलते हैं। सारे दरमियान में वाइट एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये सारे फाइब्रोसिस वाले हैं। कॉबल स्टोन अपीयरेंस, ठीक है, ग्रॉस में क्या नज़र आएगा, कॉबल स्टोन अपीयरेंस होगी, और फाइब्रोसिस जो है उसके रबड़ी वाइट एरियाज नज़र आएंगे। उसके बाद जो हमारी होती है माइक्रोस्कोपिक फीचर, उसमें क्या होता है कि हमें जो है पैचेस के फॉर्म में फाइब्रोसिस मिलती है, ठीक है। ये देखें हमें ये फाइब्रोप्लास्टिक फोकाई मिलते हैं, मतलब जगह जगह पे आपको पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलती है। दूसरा क्या है कि लीजन्स कंटेन एक्सूबरेंट फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, हनी कॉम फाइब्रोसिस मिलती है। मींस दैट जैसे हनी कॉम वो होते हैं ना, वो जो शहद की मक्खियों के छत्ते होते हैं हनी कॉम, ठीक है, उस तरह की फाइब्रोसिस मिलती है आपको। तो इस तरह से ना ऐसे ऐसे करके बस आपने याद रखना है, ग्रॉस में आपको जो है कॉबल स्टोन अपीयरेंस मिलती है, और माइक्रोस्कोपिक में आपको फाइब्रोटिक फोकाई मिलते हैं, और कॉबल जो है सॉरी हनीकॉम जो है वो सिस्ट मिलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी हम देखते हैं, ये देखें आपको लंग नज़र आ रहा है किस तरह से जो है दे रहा है आपको अपीयरेंस कॉबल स्टोन की, और हनीकॉम फाइब्रोसिस होगी माइक्रोस्कोपिकली इसमें, ठीक हो गया। और ये भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी फाइब्रोप्लास्टिक फोकाई हैं और हनी कॉम्बिंग हुई भी है। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला टॉपिक वो है न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डिस्कस करें, उसमें से हमने इडियोपैथिक पढ़ लिया। अब न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है आपको पता है कि इसमें हमारे जो मिनरल डस्ट होती हैं उनकी इन्हेलेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो लंग होता है उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस, ठीक हो गया। उसके बाद में कौन कौन सी डिसीज़ आती हैं, इसमें कोल की वजह से आता है, सिलिका की वजह से, और एस्बेस्टॉस की वजह से। कोल की वजह से इसको हम कहते हैं एंथ्राकोसिस,
सिलिका को डिज़ीज़ को कहते हैं सिलिकोसिस और एस्बेस्टोस को की डिज़ीज़ को कहते हैं एस्बेस्टोसिस, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास कोल की वजह से एंथ्राकोसिस होती है ना, इसमें आपको सिंपल मिल सकता है या कॉम्प्लिकेटेड मिल सकता है। सिंपल में क्या होता है, जस्ट आपको नोड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, और जो कॉम्प्लिकेटेड केस होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस मिलती है, ठीक हो गया। और कोल माइनिंग में जो लोग काम करते हैं उनमें ये एक्सपोजर होता है। उसके बाद जो सिलिकोसिस होता है ना, इसमें आपकी एक्चुअली क्या होती है कि जो लोग सैंड ब्लास्टिंग में काम कर रहे होते हैं, ये आपका एमसीक्यू में इसका नाम लेते होते हैं, माइनिंग हो गई और ये सारी नाम आपने देख लेने हैं, ये वाली इंडस्ट्रीज़ है। और एस्बेस्टोसिस में जो है वो मोस्टली जो माइनिंग के लोग होते हैं, या हमारे पास मोस्टली जो मिलिंग में जो होती है, और ये ओर्स एंड मटेरियल्स वगैरह की जो फैब्रिकेशन वगैरह, ठीक है, सीमेंट पाइप्स वगैरह में भी ऐसे होता है ना। तो एस्बेस्टोसिस जो है इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें प्लूरल इफ्यूएंस मिलती है, प्लेक्स मिलते हैं, डिफ्यूज फाइब्रोसिस मिलती है, और मीजोथीलियोमा जो हमने डिस्कस किया था इसका कैंसर, ठीक है, ये वो वाला है। तो ये एस्बेस्टोसिस की वजह से होता है। कार्सिनोमा ऑफ द लंग एंड लेरेंस, मतलब कि जो कैंसर होता है ना, कैंसर एसोसिएटेड, वो सिर्फ हमारा एस्बेस्टोस है, और बाकी जो सिलिका और कोल है वो कैंसर नहीं करवाते, ठीक हो गया। इस पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है कि 3 मोस्ट कॉमन जो होते हैं वे किसकी वजह से होते हैं, कोल की वजह से, सिलिका और एस्बेस्टोस की वजह से। और इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर किसकी वजह से होता है, एस्बेस्टोस की वजह से होता है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।